गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 12। कल आपको पढ़ा रहे थे सॉल्यूशन बिलियन। बिलियन में हमने बिलियन बताया था, बिले बताया था, ब्लैक बताया था, नॉर्मलता, मूलकता, मूलकता और क्या बताया था, मोल प्रभाव और एक हेडिंग पीपीएम में सांद्रता। नेक्स्ट हेडिंग चलो थोड़ा सुनो, बिलियन होते कितने प्रकार के बता सकते हो? बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बिलियन? बहुत सरल, देखो ऐसा समझ लो, ठोस, द्रव, गैस, 3 हो गई ये, ठीक। अब एक हो गया ठोस में ठोस, एक ठोस में गैस, एक ठोस में द्रव। केवल समझना है, लिखना नहीं। मतलब ठोस द्रव गैस 3 होता है, फिर ठोस में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव। फिर द्रव की बात करो, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस और द्रव में गैस। अब आ जाओ गैस की बात, गैस में गैस, गैस में द्रव और गैस में ठोस। गिनो प्रत्येक के 3 हो गए, कितने हो गए? 6, ठीक है। अब हम बता रहे जैसे आपको गैस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जब ठोस हुआ तो ठोस के फिर जैसे लकड़ी है, ठीक है, वुड है, तो लकड़ी का लकड़ी से ठोस हो गया। अब ऐसे गैस है, गैस मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसी भी गैस होती है जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ जम जाती है तो ठोस CO2 के रूप में हो जाती है, तो ठोस में गैस। और जब वो बर्फ पानी के रूप में हो जाती है वो द्रव रूप में आ जाती है। मतलब आपको अगर बिलियन है तो बिलियन मुख्य रूप से होते तो 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उनके 3 भाग होते हैं, 9। लिखना नहीं, समझना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डालो हेडिंग भार प्रतिशत। हेडिंग डालो भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। लिखिए भार प्रतिशत में 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु, विलेय के ग्राम अणु ग्रामों में, विलेय के ग्राम अणु ग्रामों में, ग्रामों में भार की बिलियन की, भार की बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार की बिलियन में भार प्रतिशतता कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। लिखा, फार्मूला लिख लो, भार प्रतिशत बराबर, भार प्रतिशत इक्वल, फार्मूला लिख लो, विलेय का भार बटे बिलियन का भार, विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा 100। 10 मिनट में आए। भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा 100। आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध लिख लो, सीधे फार्मूला लिख लो, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारीयता। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारीयता। ये किसके लिए है? अम्लों के लिए। जब अम्ल की बात करें, अम्लों के लिए, अगर सवाल में पूछ दे क्षारों के लिए नॉर्मलता मोलरता संबंध, तो नॉर्मलता इक्वल मोलरता मल्टीप्लाई अम्लीयता, अम्लीयता,
लिख लीजिए। एक हेडिंग और लिख लो, इसके बाद तुम जाओ। नेक्स्ट हेडिंग लो फॉर्मलता। फॉर्मलता लिखो, फॉर्मलता। फॉर्मलता देखो, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, 1 लीटर में घुले हुए विलयन के ग्राम अणु संख्या को, विलयन के ग्राम अणु संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। 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 इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मलता बराबर विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, बस ठीक है। अभी और फॉर्मलता क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सभी लोग। हेडिंग डालो, वाष्पन और संघनन। संघनन, वाष्पन और संघनन, वाष्पन और संघनन। क्या होता है वाष्पन एंड संघनन? तो लिखिए हेडिंग, वाष्पन में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। द्रव के अणु वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पन कहलाते हैं। वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पन कहलाते हैं, वाष्पन कहलाते हैं। तथा इसकी विपरीत क्रिया में जिसमें वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसकी वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे संघनन कहते हैं। उसे संघनन कहते हैं। उसे संघनन कहते हैं। एक शब्द आया वाष्प दाब। वाष्प दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यानी वाष्प दाब। किसी भी वस्तु पर जब कोई बाहरी आरोपित बल का दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। हेडिंग डालो, वाष्प दाब। लिखिए, वाष्प दाब में निश्चित ताप पर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर वाष्प दाब
निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। अब हेडिंग डालो राउल्ट का नियम। अगला है इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार स्पेस लेके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहां से लिखेंगे। इस नियम के अनुसार राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके लिखेंगे। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। P माइनस PS बटे PS इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक, जहां P परासरण दाब, PS वाष्प दाब है, स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है, तथा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। लिख लो राउल्ट का नियम समझ लिया। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P माइनस PS बटे PS इक्वल स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जहां P परासरण दाब, PS वाष्प दाब, स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है। अब आपको कल हेनरी लॉ और इसके आगे राउल्ट के नियम की सीमाएं और परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में आप बताएंगे। इतना आप फेयर में कंप्लीट करते रहिए। जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।